हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जफर शेख और स्वागत करता हूं आपके इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ट्रायोमोटिक्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल के ऊपर चल रही है महारिविजन सीरीज, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी और हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इससे पहले भी मैं 2 वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको पहले करवाया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकेंडली मैंने आपको करवाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेनली रहने वाला है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। और मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि काफी ज्यादा इसके ऊपर सवाल आते हैं। 5 मार्क्स का ये अकेला ऐसा टॉपिक है जो कि आपको अगर पेपर में आ गया तो 5 मार्क्स देकर जाएगा और इससे क्वेश्चन तो आना तय है। तो इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। तो सारी बात को साइड रखते हुए चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है तो ऑब्वियसली बात है कि आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में ही पढ़ा होगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल आप जानते हो कि एक ऐसी साइकिल है जो टाइम टू टाइम फीमेल्स के अंदर हर मंथ होते रहती है और जिसके वजह से फीमेल्स के अंदर ब्लीडिंग होती है स्टार्टिंग के कुछ डेज में, या हो सकता है कुछ लड़कियों के अंदर बीच में या एंडिंग में ब्लीडिंग हो। तो ये फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी का पहले आ रहा है, किसी का बीच में आ रहा है, किसी का लास्ट में आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है ये साइकिल अपने अकॉर्डिंग चल रही होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो साइकिल है ये 28 डेज, यानी अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो करें तो 28 डेज की साइकिल होती है। और कई जो रेफरेंस बुक है, बड़ी बुक है या हायर बुक्स होती हैं, उनके हिसाब से ये भी कहा जाता है कि 28 डेज +2 या -2 करके भी ये साइकिल हो सकती है। यानी कि ऐसा समझा जा सकता है कि कुछ फीमेल्स के अंदर कभी कभार ये साइकिल +2 यानी कि आप बोल सकते हो 30 दिन तक चल सकती है, या फिर -2 यानी कि आप कह सकते हो 26 डेज तक भी चल सकती है। और यही रीजन है कि कुछ लड़कियों के अंदर कभी कभार मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे आती है, यानी पहले आ जाती है, या फिर आप बोल सकते हो कभी कभार ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बाद में आती है अपने टाइम के बाद। इस साइकिल के अंदर यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर होता क्या है, 2 टाइप से यहाँ पर काम चल रहे होते हैं। यानी पहला चल रहा होता है ओवेरियन साइकिल, दूसरा चल रहा होता है आपका यूट्रस साइकिल। ओवेरियन साइकिल के अंदर भी 3 फेज पढ़ने हैं हमको और यूट्रस साइकिल के अंदर भी 3 फेज पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवेरियन साइकिल की। ओवेरियन साइकिल के अंदर सबसे पहला जो फेज है वो है आपका फॉलिकुलर फेज, यानी कि वो फेज जो चलता है आपका 6 से 13 दिनों तक आपका फॉलिकुलर फेज चलता है, यानी कहीं ना कहीं फॉलिकल्स ग्रो कर रहे होते हैं। उसके बाद 14वें दिन आता है आपका ओव्यूलेटरी फेज, यानी ऐसा फेज जहां पर एलएच के स्टिमुलेशन की वजह से सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ जाता है। इसको कहते हैं हम ओव्यूलेशन और इस फेज को कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज, जो कि होता है एग्जैक्टली 14 डे पर। इसके बाद आता है आपका थर्ड फेज, जिसका नाम होता है ल्यूटियल फेज। अब ल्यूटियल फेज के बारे में आपको पता होगा कि जब सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ जाते हैं तो आपका ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है एक अलग टाइप के सेल के अंदर, जिसको कहते हैं हम ल्यूटियम यानी कॉर्पस ल्यूटियम। अब आपको ये चीज जानना है कि इन फेज के अंदर होता क्या एक्चुअली में। तो चलिए मैं बताता हूँ। फॉलिकल फेज के अंदर क्या होता है, पहले आपको पता है कि ये होते हैं प्राइमोर्डियल सेल, प्राइमोर्डियल से कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी सेल के अंदर, और प्राइमरी से चले जाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियल। यहां तक मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पढ़ा चुका था। उसके बाद होता क्या है कि ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte जो है, सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है और ये वाला जो बचता है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका कॉर्पस लूटियम के अंदर। तो इसी साइकिल को आप ऐसे समझ सकते हो कि फॉलिकुलर फेज ये पूरा यहां से ग्राफियन फॉलिकल बनने तक के प्रोसेस को हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं जो आपका ओव्यूलेटरी फेज है, ओव्यूलेटरी फेज इस वाले फेज को कहते हैं जहां पर आपका सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ गया है। रही बात ल्यूटियल फेज की, तो ल्यूटियल फेज वो फेज है जिसके अंदर क्या हुआ कि आपके ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो गए हैं कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। अब होगा क्या कि कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट करेगा एज द एंडोक्राइन ग्लैंड, जहां पर निकलने वाले हैं 3 टाइप के हार्मोन। पहला होगा एस्ट्रोजन, दूसरा होगा प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा होगा इनहिबिन।
बात करें अगर एस्ट्रोजन की, तो एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अपना इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, क्योंकि एस्ट्रोजन की वजह से ही कहीं ना कहीं यूटेरस के अंदर होने वाली साइकिल स्टिमुलेट हो रही होती है, क्योंकि वहां पर जो थिकनिंग होती है एंडोमेट्रियम की लेयर पर, वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन हमारा दो जगह तो मेनली निकलता है। पहला तब जब यहाँ पर आपके फॉलिकल की ग्रोथ हो रही होती है, यानी प्राइमोर्डियल से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ग्रावियन। तो यहाँ से बहुत ज्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन का अमाउंट निकलता है, जो कहीं ना कहीं हो सकता है यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम के लेयर बनाने में हेल्प करता है। उसी के बाद अगर मैं बात करूं कि जब ओव्यूलेशन हो जाता है, तो उसके बाद आता है आपका ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियल एस्ट्रोजन निकालता है, तो उस टाइम भी आपकी जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो मेंटेन रहती है। देखो यहां से लेकर यहां के फेज में आपके एंडोमेट्रियम की लेयर पूरी तरीके से मेंटेन है। लेकिन जब भी आपका कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर, तो होता यह है कि उस टाइम पर कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर से वो तीनों हार्मोन यानी कि आपका प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन ये निकलना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका अगेन आप बोल सकते हो डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम की लेयर, जिसकी वजह से वो जो आपके एंडोमेट्रियम की लेयर थी वो शेड ऑफ हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग एंड वेस्ट आप मटेरियल के टाइप में यूज कर सकते हो वर्ड। ओके, तो ये तो थी हमारी ओवेरियन साइकिल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। रही बात यूटेरस साइकिल की, तो मैंने आपको बताया कि जहां पर ओवेरियन साइकिल चल रही होती है उसी के सिमिलर या बोले तो साइमल्टेनियसली यूटेरस साइकिल भी चल रही होती है, जहां पर यूटेरस साइकिल के अंदर तीन फेज आते हैं। पहला फेज आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो, दूसरा फेज आता है आपका प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा आता है आपका सेक्रेटरी फेज। मेंस्ट्रुअल फेज होता है 1 से 5 दिन तक, क्योंकि आपने नोटिस करा होगा मैंने यहां पर भी 6 से 13 लिखवाया, वो इसलिए क्योंकि 1 से 5 दिनों तक तो लड़कियों के अंदर ब्लीडिंग हो रही होती है। ओके, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका प्रोलिफरेटिव फेज जो चलता है 6 से 13 दिनों तक, यानी प्रोलिफरेटिव फेज भी कहीं ना कहीं बात होती है किसकी कि यहां पर 6 से 13 डे तक एंडोमेट्रियम की लेयर के ऊपर थिकनिंग हो रही होती है, यानी वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर द इम्प्लांटेशन। आफ्टर दैट कि 15 से मतलब अगर यहाँ पे बीच में आप देखोगे तो बीच में या फिर यहां देखो सेक्रेटरी फेज में कहां से स्टार्ट हो रहा है 15 से 28, और आपका प्रोलिफरेटिव फेज खत्म कहां हो रहा है 6 से 13 पर, तो बीच में एक 14वां दिन कहां गया, तो मैंने आपको यहां बताया था 14वें दिन पे क्या हो रहा है ओव्यूलेटरी फेज है, यानी ओव्यूलेशन हो रहा है। तो आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है कि दोनों ही ओवेरियन साइकिल यूटेरस साइकिल आपस में किस तरीके से सिंक्रोनाइज फैशन में चल रहे होते हैं। तो अगर आप देखोगे कि 15 से 28 दिनों तक चल रहा होता है सेक्रेटरी फेज, यानी कि इस फेज में ओवेरियन साइकिल के अंदर जो कॉर्पस लुटियम था वहां से 2 यानी 3 हार्मोन निकल रहे थे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है कि इस थिकनेस को एंडोमेट्रियम की इस थिकनेस को मेंटेन रखता है, पहली बात। दूसरी बात अगर बात करो प्रोजेस्टेरोन की, तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है इस वाले पार्ट को यानी आपके एंडोमेट्रियम के मेम्ब्रेन को ग्लैंडुलर यानी सिक्रीटरी बनाता है, कुछ टाइप के हार्मोन या ब्लड वेसल्स यहाँ पर बना रहा होता है, क्योंकि आप जानते हो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर हर जगह ब्लड की जरूरत होती है। तो आपकी ग्लैंडुलर बनाने के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है, तो वो है प्रोजेस्टेरोन, और थिकनिंग को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है, वो है एस्ट्रोजन। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे ही सेक्रेटरी फेज खत्म हुआ उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है आपका मेंस्ट्रुअल फेज अगेन, और ये साइकिल बार बार कंटिन्यू रहती है। ओके, तो चलिए ये दोनों तो ऊपर की खत्म हो गए, एक बार अब मैं आपको डायरेक्ट इन 2 ग्राफ को समझा देता हूं, क्योंकि ये ग्राफ जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ आपके लिए हो नहीं सकता मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। तो पहली बार समझो ओवेरियन के बारे में।
पहली बात आप ये समझो, मान लो कि यहां पर आपके पास है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट करता है? हाइपोथैलेमस ने निकाला गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये गया आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और यहां से निकला LH एंड FSH। FSH क्या करेगा? FSH स्टिमुलेट करेगा ओवरी के अंदर बन रहे फॉलिकल्स को। तो आप देख रहे हो यहां से प्राइमोर्डियल बना, प्राइमोर्डियल से प्राइमरी फॉलिकल बना, फिर सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफिन। अब जैसे जैसे ये फॉलिकल बड़े होते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं, वैसे वैसे एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ रहा है। और वहीं पर दूसरी साइड यूटेरस के अंदर क्या हो रहा है? ये एस्ट्रोजन कहीं ना कहीं 6 से 13 दिन तक इसकी थिकनिंग करवाने में हेल्प करवा रहा है। किसकी? एंडोमेट्रियम की। वहीं अगर बात करूं तो क्या होता है कि जो ये LH है, LH अपने पीक पर पहुंच जाता है, जिसको हम कहते हैं LH सर्ज। और ये LH सर्ज की वजह से होता क्या है, यहां पर ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन होता है एंड सेकेंडरी oocyte बाहर रिलीज हो जाती है। उसके बाद आपका ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये दोनों कॉर्पस ल्यूटियम है। और इनको कौन मेंटेन कर रहा है? इनको मेंटेन कर रहा है LH। जब तक LH मिलता रहेगा तब तक ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेंगे, और जब तक ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेंगे तब तक यहां से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलता रहेगा। और जब तक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलता रहेगा तब तक एस्ट्रोजन इसकी थिकनिंग बनाए रखेगा, प्रोजेस्टेरोन इसके ग्लैंडुलर सिक्रीशन को बनाए रखेगा। आफ्टर दैट मान लो कि स्पर्म इस टाइम पीरियड के बीच में नहीं आया, इस टाइम पीरियड के बीच में नहीं आया। आप लोग ये भी जानते होंगे कि ओवा सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे तक ही सर्वाइव कर पाता है इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। अब क्या हुआ कि 24 घंटे तक स्पर्म वहां नहीं आया, तो होगा क्या कि जो ओवा था वो क्या होगा, वो डीजेनरेट कर जाएगा। उसके डीजेनरेट करने की वजह से कहीं ना कहीं ये सिग्नल या बोल सकते हो फीडबैक इनहिबिशन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। LH का अमाउंट जो यहाँ पर था ऊपर की तरफ, वो LH का अमाउंट नीचे जाएगा। LH अमाउंट नीचे जाने की वजह से क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम या फिर सॉरी ये जो कॉर्पस ल्यूटियम था, ये कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर। तो कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा कि ये अब एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम नहीं कर पाएगा। और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम नहीं कर पाएगा तो आपके लिए एस्ट्रोजन नहीं होगा, साथ ही साथ आपका प्रोजेस्टेरोन भी नहीं होगा। और अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो ये वाली थिकनिंग एंड ग्लैंडुलर सिक्रीशन भी बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो आपकी थिकनिंग बनी थी ये टूट टूट कर ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाएगा। और इसी चीज को हम लोग जनरली मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं, या फिर इस चीज को हम जनरल भाषा के अंदर पीरियड्स का नाम देते हैं। अब काफी लोगों को लगता है कि पीरियड्स में चलो ब्लीडिंग ही हो रही है, तो ये बताओ कि पेन क्यों होता है। तो मेरे भाई अब एक बात बताओ, अगर मैं आपकी हल्की सी खाल खींच लूं तो तुम्हें पेन होता है। अगर फीमेल के अंदर ये जो इतनी बड़ी मेम्ब्रेन बनी है इनका, ये टूटेंगी तो सोचो उनको पेन कितना ज्यादा होगा। तो इसीलिए आप लोगों को उनकी फीलिंग्स को भी समझना चाहिए। ओके, तो दैट इज मेंस्ट्रुअल फ्लो। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि जो सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेनार्के कहते हैं, जो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। और जो सबसे एंड, आपको पता होगा कि एक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल 45 से 50 की एज तक चलता है, और 50 के बाद जो वो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो हो जाती है, स्टॉप हो जाती है जो फ्लो, उसे हम नाम देते हैं मेनोपॉज। तो याद रखना ये टर्म कि जो सबसे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसे हम मेनार्की कहते हैं, और जो स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फ्लो, दैट इज योर मेनोपॉज। तो आई होप आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं इस चैप्टर के ऊपर 3 वीडियो बनाऊंगा, बट मैंने जब इसको इवैल्यूएट करा, चैप्टर को देखा, तो मुझे पता चला कि नहीं, ये 3 वीडियो में तो कवर नहीं होगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक लौता टॉपिक है जो एक वीडियो तो पूरा डिजर्व करता है। तो इसीलिए मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई। अब रह जाता है आपका पोस्ट फर्टिलाइजिंग इवेंट, इसके अंदर आएगा आपका क्लीवेज, और उसके अंदर फिर आ जाएगा आपका प्लेसेंटा, यानी डायरेक्टली मैं बोलूं तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट,
आफ्टर दैट आ जाएगा आपका पार्चुरेशन एंड लैक्टेशनल पीरियड। तो ये छोटे मोटे से और टॉपिक बचे हैं, तो इनको भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर खत्म कर दूंगा, जो मैक्स टू मैक्स 10 मिनट के अराउंड खत्म हो जाएगा। यानी हमारी 4 वीडियो के अंदर हमने अपना रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए आपके बोर्ड्स बहुत ज्यादा नजदीक है, पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। क्यों भाई?